स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यस सर। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुद्ध प्रेम सुधार बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष ऋतु जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिशा पोद्दार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदा जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम जैन जी उपस्थित, नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा तो हम लोग, इसके अलावा कोई अन्य अगर ज्वाइन कर रहा है और मैं उसका नाम नहीं ले पा रहा हूं तो उसका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह रूप चाइनीज एक्यूप्रेशर के और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के रूप में मिला हुआ है। यह उनकी देन है और ये जो आप देख रहे हैं यह उनकी कृपा से ही है, उनके संघर्ष का परिणाम है, उनकी तपस्या का परिणाम है। इसके अतिरिक्त हमको एक्यूप्रेशर से जिन्होंने परिचित कराया
पहले परिचय कराया मेरा और मेरी पत्नी का, वो है प्रोफेसर सुषमा ओझा। उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हम जानते हैं और मानते हैं और हमें विश्वास भी है कि आपके माध्यम से ये जो विधा अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने सेमेस्टर बेसिक पब्लिक सेमेस्टर 1 के को शुरू किया था हम लोगों ने 1 दिसंबर से, और हम लोग 30 तारीख तक इसको समाप्त कर रहे हैं। 29 तारीख हमारा कल एक प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद फिर 1-2 क्लास और होंगी 30 तारीख को। इसके बाद 2 दिन का विश्राम मिलेगा। फिर हम लोग नए सिरे से सेमेस्टर 1 की तैयारी फिर शुरू करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो हम इस यात्रा में 2 चीजें, हमने चाइनीज की यात्रा किया, चाइनीज एक्यूप्रेशर की, हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की यात्रा किया, और उसके साथ साथ हमने बीएचपी के संबंध में भी कुछ ज्ञान अर्जित किया। क्या फिजियोलॉजी है, विज्ञान क्या कहता है, उसके संबंध में हमारे शरीर के जो अवयव कैसे फंक्शन करते हैं, इस पर भी हम लोगों ने कुछ प्रकाश डाला और हम लोगों को कुछ समझ में आया कि रक्त क्या है, भोजन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या होम्योस्टेसिस सिद्धांत है, वही सिद्धांत जो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पहले से कह रहे थे कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। ब्रह्मांड में और हमारे पिंड में यानी हमारे मानव शरीर में कोई अंतर नहीं था। और वही धारणा हम लोग 600 बीसी के पहले बता चुके थे, पूरे संसार को बता चुके थे, और चाइनीज ने भी उसको 300 बीसी के आसपास बताया। यानी ये दोनों जो सभ्यताएं पूर्व की थी, उनके दार्शनिक विचार भले रहे हों, लेकिन वह जानते थे कि हम होम्योस्टेसिस सिद्धांत जो हमारा 1932 में फाइनली आया, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर कोई भी जीव है, वो बाहर और शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं, तरल हो चाहे द्रव्य हो चाहे कुछ भी हो, उनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं रखेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता है, वो मर जाएगा। हमने भी यही कहा था, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी यही कहा था, चीन में भी यही उन्होंने कहा था कि हम संतुलन का सिद्धांत रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ सहयोग का, प्रगति के साथ विजय का आकांक्षा हमारी नहीं है। हम भी कह रहे थे, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कह रहे थे, आयुर्वेद में कह रहे थे हम लोग कि हम प्रगति के साथ सौजन्य रखेंगे, सामंजस्य मेंटेन करेंगे, वृक्षों की पूजा करेंगे, पर्वतों की पूजा करेंगे, नदियों की पूजा करेंगे। तो ये सब क्या था, ऑक्सीजन दे रहे थे हमको। तो हम उनके बीच में अगर हम उनसे सामंजस्य नहीं रखते हैं तो हमारे शरीर की अंतः प्रणाली और हमारे शरीर की जो बाहर प्रणाली है यानी प्रकृति, उसके बीच में सामंजस्य नहीं रहेगा। तो जैसे अमीबा एक सेल का प्राणी और अपने समुद्री वातावरण से निकाल दिया जाता है तो वो मर जाता है या मरणासन्न हो जाता है, तो वैसे ही अगर हमारे प्रकृति के साथ जो हमारा सामंजस्य है ये नष्ट हुआ तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। हमारा प्रकृति पर विजय पाने का कोई अभिलाषा नहीं थी। तो यह दर्शन जो था वो मूर्त रूप में चाइनीज दर्शन भी था और वैदिक दर्शन भी था। हम लोगों ने चाइनीज दर्शन में देखा कि बाद में प्रोफेसर पार्क जेबू आए, उन्होंने यही सिद्धांत दिया जो हम उनका प्रकृति के साथ, उन्होंने यही प्रकृति के सिद्धांत को उन्होंने हाथों पैरों में, शरीर के भागों को हाथों पैरों में रख दिया, सुजोग कहा। डॉक्टर वॉल आए 1940 के आसपास आए तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि जो पॉइंट्स चाइनीज ने, टीसीएम ने बताए हुए हैं, उन पॉइंट्स को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में या इलेक्ट्रिकल करंट्स के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया कि यहाँ पर कुछ तत्व है, कुछ एनर्जी का सिस्टम है। तो हम लोग आज थोड़ा सा छोटे छोटे जो हमारे चीजें हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ कई थेरेपी हैं, तो हम उन्हीं थेरेपीज को
थोड़ा सा आप लोगों को बताते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिद्धांत भी पढ़ रहे थे और जो छोटी बुकलेट्स हैं उनको हम लोग भूलेंगे नहीं। सीड थेरेपी एक वॉल्यूम 2 है। हम लोगों ने सीड थेरेपी एक बार आपको पढ़ाई है, तो मतलब डिस्कशन में हुआ है। वो सीड थेरेपी 1 थी, 1 नहीं लिखा गया था उसमें, 1 थी, और ये सीड थेरेपी नंबर 2 है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमको ध्यान हमारा आकर्षित करती है। कैसे कि हम जो मेथी, मटर, चना, ये जो बीज है, आगे चल के हम में से कोई ऐसा रिसर्च कर पाएगा कि हम इन बीजों को, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं हुई है, हम इन बीजों को कलर के आधार पर भी, तो बीज और कलर को मिक्स कर देंगे। हम बीजों में उन बीजों को यूज करेंगे जिन बीजों में कोई कलर होगा, और वो प्रकृति के साथ, माने हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है उनके साथ तादाद में रखेंगे, तो वो अधिक इफेक्टिव कहलाएंगे। तो ये आगे है, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये रिसर्च आई नहीं है, ये रिसर्च आ चुकी है, प्रोफेसर पार्क जी वो कर चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसको प्रयोग में लाएंगे, तो जैसे जैसे प्रयोग में लाएंगे तो उसका सिद्धांत हम लोग को मालूम होता जाएगा। शेयर हो रहा, शेयर हो रहा? यस सर। हाँ जी सर। तो ये तुल्यता वाले सिद्धांत है कि कैसे हमारा शरीर है, कैसे मानव का आगे शरीर है, कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ, ऑर्गन्स बने हुए हैं, उन एलआई है, एसआई है, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक है, स्प्लीन है, इधर लीवर है, पैरों में बना दिया गया है। ये हमारे उसी तरह ढांचा है जैसे कि हम लोग मानते हैं। तो ये मानव शरीर को आगे पीछे का दृष्टांत हुआ है। ये ओरिजिनली प्रोफेसर पार्क जी का सिद्धांत है, जिसको उन्होंने इस रूप में ढाला है। तो हम लोग फेनुग्रीक, मेथी को हम लोग फेनुग्रीक कह रहे हैं अंग्रेजी में, तो हम लोग उसी का प्रयोग आगे चल के देखेंगे कैसे। ये बॉडी का सिस्टम है। ये किताब जो है सीड थेरेपी नंबर 2 इसको कह लीजिए। तो वही चीजें हैं जो हम लोग करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। करस्पॉन्डेंस कोई छोटा नियम नहीं है। जो हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत और आगे बनाए गए हैं टीसीएम के, वो ये सिद्धांत ऐसा नहीं कि किसी से बहुत कमजोर है। इनमें भी वही चीज स्पंदन है, इसमें वाइब्रेशन है। सिर में जैसे कहें, देखिए सिर के उसमें हम लोग इनको भूलेंगे नहीं, हम लोग लगाते हैं, आज तक लगाते हैं कि जब कभी कुछ हुआ तो हम लोगों ने तुरंत इन्फेक्शन का लगा लिया। तो देखिए कि अगर आप फ्रंट हेड में है तो उसमें करस्पॉन्डेंस पे लगा लीजिए। लेफ्ट थंब हम लोग का है, जो लेफ्ट थंब हम लोग का ऊपर वाला हेड है, तो यहाँ पे हम लोग उसको लगा लेते हैं। और देखिए वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी मूलभूत चीज है। जो हम सर दर्द करता है तो वहीं पे हाथ रख लेते हैं, सर दर्द कर रहा है मेरा, वही चीज तो हम कर रहे हैं। ब्लैक हमारा, नोट कर लीजिए, ब्लैक भौतिक और पराभौतिक दोनों इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, उनको रोकता है। कैसे? आप घर नया बनवाते हैं तो एक हाड़ी रख देते हैं, उसको काले रंग से पोत देते हैं। तो वो काला रंग क्या है? पहले बच्चों को माँ टीका लगा देती थी कि नजर न लगे। नजर क्या है? निगेटिव एनर्जी है, इन्फेक्शन है, पराभौतिक इन्फेक्शन है। और यहाँ बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भौतिक इन्फेक्शन है। तो बस इसलिए आप लोग उसको मत भूलिएगा। टेम्पोरल हेडेक है, कनपटी में इस तरफ है, तो कनपटी यहीं पर होगी, तो थंब में इस तरफ जहां दोनों तरफ है वहीं पर आप इसको लगा दीजिए। ब्लैक कलर, मेथी लगा दीजिए, ब्लैक कलर लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, मेथी लगाइए। देखिए ये मेथी का है तो मेथी हम बात करेंगे। कलर होता तो हम कलर कह देते। कलर में जहां कहीं लगाना हो, दर्द है तो दर्द माने हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ा, दर्द माने पेन, पेन माने रेड कलर, पेन माने रेड, अग्नि। ठीक, तो अग्नि को सीडेट हमको कर देना है ब्लैक कलर से। अग्नि माने हम लोगों ने कल बताया था ना कि जब सारे कोई होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वहां कलर चेंज होगा, रेडिश हो जाएगा। रेडिश होगा इसका मतलब कि वहां पर लाल रंग, हमारे किसका, हमारे उसका लाल रंग है, किसका? स्कारलेट रेड है, किसका? ब्लड का। और वही जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी उसमें पूरे शरीर में घूम लेता है, तो जब वेन्स में आता है तो उसका रंग हो जाता है, कौन सा रंग हो जाता है? पर्पल।
पर्पल रेड, तो दो रेड है, स्कारलेट रेड और पर्पल रेड, बस इतना याद रखिए, स्कारलेट रेड और पर्पल रेड। तो ये स्कारलेट इसीलिए, तो वही जो है वो रेड है, तो रेड क्या ब्लैक वैसे भी है, और यहाँ मेथी सीड लगा दीजिए। टॉप हेड में है, देखिए टॉप हेड में तो हमारा, अब टॉप हेड माने ये एरिया हो गया, तो यांग की तरफ शुरू हो गया। टॉप हेड माने यहां से शुरू हुआ, तो यहां तक हमारा है, तो ये इसके नीचे जहां गया वहां पारा क्या हो गया, ये TW20 कहलाता है, जहां पर हमारी चुटिया होती थी। तो वो चुटिया के बाद जैसे नीचे उतरेंगे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, यांग भाग हो जाएगा। तो यांग भाग में हम लोग मेथी का सीड लगा देंगे टॉप हेड करेस्पॉन्डेंस में, यानी यहाँ पर चुटिया के पास जहां पर हो जाएगा, चुटिया बिल्कुल टॉप पर है, चुटिया को हम नाखून की तरफ और ऊपर ऊपर टिप पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ हल्का सा नीचे की तरफ इस टिप पर भी लगा सकते हैं TW20। तो वही TW20 यहाँ पॉइंट है कि मस्तिष्क के सिर के ऊपरी भाग में दर्द है, तो हम लोग यहाँ पर मेथी लगा देंगे, और जहां पर हमारा नाखून आ रहा है। बैक एरिया हेडेक, मस्तिष्क में पीछे की तरफ सर दर्द हो रहा है, तो देखिए पीछे हम लोग चले गए, कहाँ पीछे चले गए, हमको बस ध्यान यही रखना है कि यहां से आगे था, ये पीछे, तो इस पीछे वाले भाग में जहां देखिए नाखून के नीचे आ गए, नाखून के नीचे हम लोगों ने मेथी लगा दिया। मेथी के 4-5 दाने लगा देंगे तो भी काम चलेगा, 4-5 दाने उसमें बना दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए, तो वही काम करेगा। आई डिसऑर्डर, देखिए आई हम लोग बनाते हैं ना, इसी में हम लोगों ने कहा था नाक से हम लोग उसकी तुलना करते हैं, पहले नाक का करस्पॉन्डेंस लेते हैं, तो नाक का करस्पॉन्डेंस वो है, तो हमारी नाक सब जो नाक की टिप है, नोज टिप सबसे ऊपर उठी हुई है, पूरे चेहरे में आप देखिएगा नोज टिप सबसे ऊपर है, तो बस जहां पर सबसे उभरा हुआ भाग है वो हमारी नोज टिप हो जाएगी, और बस हम उसी के आसपास, उसी के ऊपर नीचे, इतना हमारा अनुभव है। क्यों, सेरेबेलम हमारे पास है, प्रेडिक्शन का, सेरेबेलम भी प्रेडिक्ट करता है ना, तो वो हमारे पास ब्रेन है और ब्रेन प्रेडिक्ट करता है। तो उस नर्वस सिस्टम की वजह से हम हम बना लेंगे कि हम नाक अगर हमारी यहाँ है तो हमारी आंख इतनी दूरी पर हम होनी है, तो कैसे होगी, मुंह किधर होगा, होठ किधर होंगे, हमारे जो है नोस्ट्रिल के नोस्ट्रिल जो है वो किधर होंगे, और कान किधर होगा, कान कितनी दूरी पे होगा, आंख कहाँ पर होगी, इसी से बना लेते। तो आई करेस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने बनाया, और ये हम लोग शायद बचपन में सभी लोग बनाए होंगे, थोड़ा बहुत बनाते थे, तो वो वही वाला है इसको, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत आर्ट की जरूरत है, ये बहुत आर्ट की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन की जरूरत है। नोज, वही नोज हम लोगों ने कहा, नोज के करेस्पॉन्डेंस में 2-3 मेथी स्ट्रिप, मेथी 2-3 दाने लगा दीजिए। मेथी नोट कर लीजिए, मेथी के सारे दाने जितने स्वस्थ होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना अधिक इफेक्टिव होंगे। एक बार मेथी जो यूज कर लेते हैं उसको दोबारा मत यूज करिएगा, क्योंकि मेथी भी, कोई भी बीज, हम लोग अब पढ़ रहे हैं आयुर्वेद भी, हम लोग मानते हैं कि हर आत्मा, परमात्मा और आत्मा और कोशात्मा तीनों होती हैं, तो मेथी में भी कोई आत्मा है, वो आपको समझ, आधी परसेंटेज हो, 2% हो, कम हो, न्यूनतम हो, कम हो, आत्मा है। अगर आत्मा नहीं हो तो कैसे विकसित होता है, विकास का कोई रास्ता तो होना चाहिए, ऐसे कैसे विकसित हो जाएगा, तो कोई उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से वो बढ़ता है। तो मेथी या कोई भी बीज, उसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब आपके उसमें कहीं यूज होती है तो उस एनर्जी को हम लोग मानते हैं कि वो यूज्ड अप हो जाती है, नष्ट होने लगती है, तो उसको मत यूज करिए, उसको निकाल दीजिए, फिर फ्रेश मेथी सीड यूज करिए। करेस्पॉन्डेंस का और सिद्धांत एक हम लोग पास ये है, हम लोगों ने ये कहा कि भाई जब करेस्पॉन्डेंस का ये सिद्धांत है, तो जब हम कभी प्रेशर की बात करते हैं, कभी हम लोग प्रेशर यूज करते हैं ना, तो जब हम प्रेशर यूज करते हैं तो हमारे पास 3 सिद्धांतों की बात चर्चा किया था, 3 स्टेप्स की बात किया था, हम लोग स्टेप याद है जी सर, जहाँ पे प्रॉब्लम है वो कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया, फिर स्पाइन, क्योंकि वही ब्रेन तक लेके जाएगा मैसेज, और लास्ट में ब्रेन। गुड, यही चीजें, ऐसी चीजें हमको, ये छोटी छोटी चीजें हैं, भूलना नहीं। ऐसे जब आप बताओगे किसी को तो उसको समझ में आएगा कि यस आपने बढ़िया पढ़ा है, बस यही बढ़िया पढ़ना ही है, क्योंकि बढ़िया पढ़ा है तो बढ़िया ज्ञान दिया है, तो बढ़िया ज्ञान दूसरे को ट्रांसफर किया है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया।
माउथ देखिए, माउथ करस्पॉन्डेंस है, कुछ नहीं, आपको करस्पॉन्डेंस की ओर देखना है और कुछ नहीं, मेथी सीड लगा देना है, इसका रिजल्ट भी देखना है। ऐसा नहीं कि क्यों लगा देना है, रिजल्ट दूसरे दिन आपको देखना कि इससे लगाने से क्या फायदा हुआ। मान लीजिए कभी बहुत क्रॉनिक हुई तो नहीं उतना तुरंत फायदा मिल पा रहा है, वो आप कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद मिलेगा लेकिन परेशान नहीं होना है। ईयर डिसऑर्डर देखिए, कान ऐसे देख लीजिए, आंख के उसमें यहाँ पर कान है, तो ये कान का जो एरिया है उस एरिया में आप लगा दीजिए। ये चित्र वाली है, दूसरी किताब बनी है, थोड़ा ठीक बनी है, केवल चित्र ताकि। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स है वो उसके करस्पॉन्डेंस में, देखिए टॉन्सिल्स वहां है, वहीं पर मुंह के अंदर है टॉन्सिल, तो उन्होंने वहां पर इसको वही बना दिया करस्पॉन्डेंस में। थ्रोट, थ्रोट डिसऑर्डर देखिए, थ्रोट हम लोग का यहीं पे तो आएगा सामने, हाँ जी गर्दन मानी पीछे और थ्रोट माने आगे, ठीक है। तो थ्रोट में तो थोड़ा चौड़ी मेथी पट्टी चौड़ी लगा दीजिए, चौड़े वाले में जो चौड़ा टाइप है उसमें लगाइए और उसको यहाँ पे लगा दीजिए, वही दिखाया गया है। थायराइड की समस्या, अब थायराइड की समस्या में हम लोग को समझना क्या है, हमारा थायराइड जो है एंडोक्राइन सिस्टम का है। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा देखे है ना, पहले हम लोगों ने अग्निवेश में थोड़ा सा पढ़ा है ना, तो हम लोग केवल अधिक नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। और हम लोगों ने उसमें देखा है, जो पहले आयुर्वेद की जो पहली किताब है महर्षि भरद्वाज में, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि हर जगह हम लोगों ने आयुर्वेद में थायराइड या सारे उनको रखा हुआ। तो यही मैं बता दूं आपको, हमारे शरीर के शरीर का सबसे बढ़िया सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम कौन सा है, आप लोग बताएं। सर एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों। हाँ सर, एंडोक्राइन सिस्टम। नहीं, पहले नर्वस सिस्टम का नाम जरूर लीजिए, नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक, नंबर 1, ठीक। इस तरह ऐसे बोला जाए, मतलब हम लोग एक ऑर्डर बिल्कुल तय कर लें, दिमाग में रहे, जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसे बोलते हैं, जैसे हम लोग वुड बोले, पहले हम लोग चाइनीज बोलना तो वुड पहले बोले, भले वो नंबर न हो, नंबर वुड फायर अर्थ ऐसे बोलेंगे तो हम लोग एक ब्रेन उस ऑर्डर को सीख लेगा, ठीक। जैसे कंप्यूटर सीखता है, ऑर्डर सीख लेता है, वैसे हमको सीखना है, उसी तरह बोलना है। पहला हमारा नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम के रूप में 2 सिस्टम है, वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मली इसके साथ एसोसिएट होता है, एंड इसको हम लोग मान लिया फर्स्ट। व्हाट इज, अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग का पूरे सिस्टम तमाम पढ़े हुए हम, व्हाट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम? एंडोक्राइन। नहीं, ये तो हो गया वन एसोसिएटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नहीं वो तो हो गया, नर्वस सिस्टम में दोनों आ गए, नर्वस सिस्टम सेंट्रल और सर्कुलेटरी। नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, ये तो नंबर 1 हो गया। चलिए, व्हाट इज नंबर 2? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बता रहे हैं। दूसरा है प्रोक्रिएशन सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम है, क्योंकि सारा कुछ तो आप पूरे ब्रेन का सारा काम तो आप अपने तरह का कोई क्रिएट करने के लिए लगाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट सिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसकी वजह से पूरा समाज चल रहा है। हम जो अस्तित्व में हो रहे हैं, हम आपसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, इन सब में एक हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हमारी तरह का कोई व्यक्ति यहाँ संसार में जरूर रहे, इसलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम इज द रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्लियर? हम लोग क्यों अपने सिस्टम में सारे इंपॉर्टेंट है, बट एक ऑर्डर अगर बनाना हो, नंबर 1 कहना हो, तो हम कहेंगे नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज अब हम जब कहें कि व्हाट इज फैक्ट्री, फैक्ट्री के ग्रुप में कहें फैक्ट्री का सिस्टम कौन सा है, तब आप बोलिए कौन सा भी बोला था आपने मैडम? जी सर, डाइजेस्टिव। सर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द फैक्ट्री। वो फैक्ट्री है, क्या फैक्ट्री बनाती है सर फूड, फाइनल आउटपुट भोजन पचाती है, ऊर्जा बनाती है। हाँ, फाइनली बनाती है रक्त, फाइनली बनाती है रक्त, और उस रक्त में सारे ये चीजें
न्यूट्रिशन, सब उसमें न्यूट्रिएंट्स सब शामिल करके भेज देती है, हीमोग्लोबिन भेज देती है, ऑक्सीजन भेज देती है, नहीं तो फाइनली बनाती है। तो वो क्या है, हमारे शरीर का रक्त क्या है, हमारे शरीर का प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जैसे हम लोग कोई ब्रेड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारे शरीर का प्रोडक्ट रक्त है। रक्त में सारी चीज शामिल है, रक्त में शामिल है न्यूट्रिएंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके बाद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, सब शामिल है ना। वो और हमारे ग्राहक कौन से हैं? सेल। सेल हमारे ग्राहक हैं, वही सप्लाई करना है। भाई हम अगर हमने कोई मान लीजिए बनियान बनाया और पहुंचाना कहाँ आपको, चाहे रिटेलर के पास जाएं, चाहे होलसेलर के पास जाएं, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा किसके पास? कंज्यूमर के पास। अगर वही नहीं परचेज करेगा तो आपकी पहनने की डिमांड ही नहीं आ रही है। तो वो हमारा जो ग्राहक है वो है हमारा सेल। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद बॉडी। यही तो है, दिस इज द ऑर्डर। तो हमको सेल जो है, सेल में सारे काम करने हैं। सेल को चाहिए, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। अब सेल अपने आप में आपकी पूरी इकाई है। जैसे आपका शरीर इकाई है, वैसे सेल इकाई है। वो ऑर्डर देता है, उसका मालिक एक बैठा हुआ है न्यूक्लियस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कहती है कि हम आपको जो है भोजन बना के देंगे। भोजन क्या है उसका भोजन आपको एनर्जी देना है। एनर्जी क्या है? एनर्जी एटीपी है, तो वो बना के देती है। फिर एक उसका डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम हम लोग क्या है, सेमेस्टर वन वाले बोले, डिफेंस सिस्टम में क्या है उसके पास, सेल के पास? पांच ही तो उसके ऑर्गेनेल्स की चर्चा हो रही है, तो उसमें है एक लाइसोसोम है, पढ़ा होगा ना आपने, चैप्टर 2, चैप्टर 1 2, हाँ 2 है, चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि उसमें एक लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम के पास क्या होता है, ऐसे हथियार होते हैं, सामान्य भाषा के बाद ऐसे हथियार होते हैं जो दुश्मन घुसा सेल में उसको मार दिया, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक, तो ये लाइसोसोम का नाम है। तो लाइसोसोम का याद रखिए, लाइसोसोम की बात हम जब भी आएगी तो अंदर सेल के अंदर है। सेल का न्यूक्लियस हमारा मालिक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा खाना बनाने के लिए है, एनर्जी देने के लिए है, लाइसोसोम हमारा उसके लिए है, और एक हमारे पास प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा है? राइबोसोम बनाता है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसमें लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संपूर्ण लंबाई में यही जो है तिवारी जी ने जो बताया, ये वहां पर धंसे हैं, और इन्हीं में बनता है क्या? प्रोटीन। और फिर प्रोटीन बनना तो जैसे आपका खाना बना किचन में, लेकिन स्टोर के लिए कहीं और एक कमरा बना दिया गया, फ्रिज बना दिया गया, वहां उस बना दिया गया। ऐसे यहाँ पर फ्रिज कौन है? यहाँ कौन स्टोर रूम है? गोल्गी ऑपरेटस। यस, गोल्गी ऑपरेटस। ऐसे हम लोगों को समझना है। पूरा सेल को आप दिमाग में समझ लीजिए कि यस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, खाना बना, जैसे हमारे खाना बनाते हैं तो वह किचन हो गया, फिर वहां से बना और कहीं और रख दिया गया, फ्रिज में रख दिया गया, स्टोर रूम में रख दिया गया, ताकि कभी जरूरत पड़ेगी तो आप खा सको। तो वो जरूरत है, वो गोल्गी ऑपरेटस ने रख लिया। जैसे लीवर ने क्या किया, लीवर में बनाया बाइल जूस, स्टोर कहाँ करा गया? गॉल ब्लैडर में। ऐसे हम लोगों को पूरा सिस्टम जैसे डिस्कस करना है, ये डिस्कशन है। तो हम लोग चल रहे हैं आगे। तो पिट्यूटरी इसलिए जोड़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम से कि थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड के दो भाग हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी, एक था उसका पिट्यूटरी, जब भी कभी साइंस में एंटीरियर की बात आए तो माने सामने वाला, और पोस्टीरियर माने आए तो पीछे वाला। ठीक है, जब वेंट्रल की बात आए तो वेंट्रल माने सामने वाला और डॉर्सल माने पीछे वाला। ये इस तरह हम लोग सीखेंगे। तो उसमें क्या था, उसमें क्या है, थायराइड माने हम लोगों ने थायराइड कहाँ पे होती है, कहाँ पर होती है? गले में। गले में। प्रोटीन। ठीक, तो जब गले में होती है तो गला तो यही हुआ, ये हुआ गला, जी सर। गला।
अब ये गलत हुआ, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी पिट्यूटरी वाले में तो पढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं केवल अधिक। हम लोगों ने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जहां पर लेडीज टिकुली लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उसी के जस्ट पीछे ब्रेन में, ठीक वहां पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने कहा कि ये पहले हम लोग मानते थे, पहले साइंस मानती थी, हम क्या साइंस मानती थी कि ये मास्टर ग्लैंड है। फिर बाद में ये आया कि नहीं, इसके ऊपर भी एक कोई बैठा हुआ है, वो है हाइपोथैलेमस। हाँ बस ऐसा पूरा करिए ताकि लगे कि हाँ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को चीफ ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कहा गया है। ऑर्केस्ट्रा ऑफ द मतलब सिस्टम, ऑर्केस्ट्रा मान लिया जाए इंडोक्राइन सिस्टम, तो चीफ ऑर्केस्ट्रा है, ठीक। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक टीएसएच हार्मोन निकालती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो हेड मास्टर है या समझ लीजिए प्रिंसिपल है, उसने अपने बुलाया हेड मास्टर को। प्रिंसिपल एक बैठा हुआ है, एक हेड मास्टर बैठा हुआ है। तो प्रिंसिपल माने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी माने हमारा हेड मास्टर। तो उसने एक पहले कोई निकालते हैं सब द्रव कोई या ऑर्डर निकाला उसने कि भैया पिट्यूटरी आप ही देखा करो। अब क्या हुआ, पिट्यूटरी ने अपने यहाँ एक ऑर्डर निकाल दिया। उस ऑर्डर का नाम सामान्य भाषा में उस ऑर्डर का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे हम कहें पत्र संख्या है ये वो, तो एक ऑर्डर है। तो उसने क्या किया, वो गया और उसने कहा थायराइड के पास कि भाई थायराइड भैया आप अपने काम ठीक से करो, T3 T4 आपको निकालना है, तो हम आपको कह रहे हैं कि भाई T3 T4 ठीक से काम करो। तो ये TSH का काम जो अगर मान ले TSH ना आए तो क्या होगा, तो हो सकता है T3 T4 कम काम करे, ना काम करे, जितना काम करना हो बैलेंस फॉर्म में काम ना करे। जैसे कोई छोटा अगर हेड मास्टर ना आवे तो हो सकता है छोटे मास्टर पढ़ाते नहीं। तो वैसे ही T3 T4 तो थायराइड के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी जो बना रहा है उसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, और उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब कभी थायराइड का डिसऑर्डर होगा तो दो तरह की रिपोर्ट मिलेगी, एक T3 T4 की मिलेगी और एक TSH की मिलेगी। अधिकांशतः रिपोर्ट TSH की मिलती है कि TSH आपका इतने से कम हो गया, TSH आपका इतना बढ़ गया। यानी अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की समस्या है, तो यानी पिट्यूटरी को भी आपको इलाज देना है। क्लियर, हाँ या ना? जी जी। ठीक, अब यही बात समझ लीजिए कि जब कभी थायराइड डिसऑर्डर होगा तो पिट्यूटरी को भी हमको ट्रीट करना पड़ता। देखिए पिट्यूटरी कहां पर है, देखिए सर यहीं पे दो टिकली यहीं पर हुई ना, तो वहीं पर लगा दिया। ये पिट्यूटरी के लिए ऊपर वाला GV3 सर, और नीचे वाला थायराइड के लिए है। GV23 पे आएगा फिर ये, हैं? GV23 पर आ जाएगा क्या चीज? पॉइंट पिट्यूटरी रिंग का। अच्छा इधर ऊपर से आप देख रहे हैं वो नहीं, हम तो अभी उसको बहुत मत जाइए वहां पर, हम तो केवल ये कह रहे हैं करस्पॉन्डेंस की बात है, तो करस्पॉन्डेंस यहीं पर आप आ रहा है। तो ये ऊपर से हाँ चलिए ऊपर आएगा 20 21 22 हाँ 23, हाँ 23 के आस ही पास आएगा। यस आएगा तो वहीं पर। तो हम लोग करस्पॉन्डेंस में वहां पर जहाँ टिकली लगाते हैं उसी जस्ट पीछे, ठीक है ये थंब ये ठीक। तो ये दो थायराइड पर जब भी कभी पिट्यूटरी थायराइड की बात करें, कभी थायराइड डिसऑर्डर की, तो आपको दोनों नॉर्मली करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली TSH की बात होती है और T3 T4 की बात कम होती है। ठीक, मतलब हम लोग समझना है, ऐसे पूरा तुरंत ध्यान देना है। नेक्स्ट सर्वाइकल डिसऑर्डर, देखिए सर्वाइकल तो यहाँ आ गया, ये एरिया आ गया ना, यहाँ तो सर है, हाँ जी हाँ जी। तो बस वहां पर हम लोगों ने बड़ी वाली चौड़ी वाली स्ट्रिप यहाँ लगा देनी है। अब जनरल हेडेक का हो रहा है, तो क्यों जनरल हेडेक, लेफ्ट थंब हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट थंब में लगा दिया। ये वाला कहाँ, ये वाला हम लोग रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से? वात पित्त, कॉर्टिकल ब्रेन।
कॉर्टिकल ब्रेन यहाँ रखा हुआ, ठीक है। और जो हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस माने क्या होता है, अब आपको थोड़ा सा बता दें, उसमें अधिक वो कोर्स के बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा समझते रहेंगे। न्यूक्लियस माने जो न्यूरॉन, उसका अब जैसे स्ट्रक्चर है, हम लोगों का सेल, तो सेल आपने कहा घर तो आपने कह दिया, आपका घर है, आपका घर है, लेकिन किसी ने लिख दिया राम निवास, किसी ने लिख दिया कृष्ण निवास, किसी ने लिखा चैतन्य महाप्रभु, कुछ कोई भी नाम लिख देंगे ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ऐसे नाम एक कॉमन नाउन हुआ घर, लेकिन एक राम निवास की जब बात आएगी तो लोग बता देंगे भैया राम निवास जो है वो 5वीं गली में चले जाओ, जो 6वां घर है वो राम निवास है। तो वो जो इसी तरह सेल हमारे जो हैं वो सब सेल है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है, लेकिन हर ऑर्गन में, हर पार्ट के, मतलब हर शरीर के हर पार्ट में अलग अलग नामों से ये जाने जा सकते हैं। क्लियर? ये बात सही है कि नहीं? जी सर। मैं पुरुष हूं, लेकिन मेरा नाम अरविंद है। कोई नारी है, उसका नाम सुदेश मलिक है। कोई दूसरी नारी है, उसका नाम कोमल बालवानी है। सबके नाम अलग अलग हैं। तो वैसे ही सेल तो हमारा है, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन इकाई, ये कॉमन नाउन है, लेकिन जब ब्रेन में ये होगा तो उसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलेंगे उसका, ब्रेन में होगा तो न्यूरॉन बोल देंगे। अब उसका स्ट्रक्चर फिर डिस्कस करेंगे। तो उसके स्ट्रक्चर में हम क्यों बात कर रहे हैं यहीं पर, उसके स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी ऊपर का कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स माने जब भी कॉर्टेक्स की बात आए साइंस में तो हमेशा समझिए ऊपरी भाग, और जब मेडुला की बात आए तो समझिए बीच का भाग, अंदरूनी भाग, ठीक। तो उस सेल में वो जो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन के 3 भाग हैं। एक भाग, बीच का भाग, महत्वपूर्ण भाग क्या है जिसमें सेल होना चाहिए, नहीं, न्यूक्लियस। याद करिए, न्यूक्लियस क्या है, हमारा प्राण है, मस्तिष्क है, राजा है, घर का मालिक है, यही तो हम कहते हैं ना। वही चीज न्यूरॉन में जो बीच में हमारा न्यूक्लियस होगा वो होगा, उसी के अंदर आपका न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस सेल बॉडी कह देंगे, उसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें होंगी, वहां पर काम करेंगी। फिर वो, अब देखिए, इसको चाहिए, ये क्या करता है, संवेदना ग्रहण करता है। संवेदना माने जो भी आप, कोई स्पर्श है, ताप है, इसका है, कोई छू दिया तो उसका, इन ग्रहण करने के लिए वहां पर सेल में, हर सेल में, न्यूरॉन में एक डेंड्राइट्स कहलाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, यूं सूचना लिया और उसको तुरंत पहुंचाया, किसको, मालिक को पहुंचा दिया। मालिक कौन है, न्यूक्लियस, सेल बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, एक घर है उसके अंदर बैठा हुआ है। तो उन्होंने, भैया दरबान आया, उनका भैया सुदामा नाम कह रहे हैं, सुदामा आए हुए हैं, तो भगवान कृष्ण अंदर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा सुदामा भैया आए हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम सुदामा कौन है, तो वो आए और उन्होंने बता दिया सेल बॉडी को, अंदर जाकर के न्यूक्लियस महोदय को, कि भैया बाहर से ये बात कर रहे हैं कि एक बदमाश टाइप का आदमी जो है टच कर रहा है। क्लियर? अब डेंड्राइट्स ने इसको सूचना दिया, किसको दिया, सेल बॉडी को। सेल बॉडी में न्यूक्लियस बैठा हुआ है। सेल बॉडी ने क्या किया, अपने मसल मैन को निकाला, एक्सॉन को। तो एक्सॉन लंबी चीजें हैं, लंबी मतलब ये बहुत लंबाई में होता है, बहुत बड़े लंबे लंबे होते हैं, 2-3 मीटर तक होते हैं। तो इनको आदेश दिया कोई कि भाई पता करो कौन आदमी, या कोई ऑर्डर दे दिया कि ये करो। तो 3 भाग हुए न्यूरॉन के, ब्रेन के न्यूरॉन के 3 भाग हुए। एक हुआ डेंड्राइट, पहले काम उसी का है, संवेदना ग्रहण करेगा। दूसरा ब्रेन को बताएगा, ब्रेन माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बताएगा कि भैया ये चीजें हुई है। ब्रेन एनालाइज करेगा, न्यूक्लियस एनालाइज करेगा, और वो तब सूचना देगा एक्सॉन को। तो उसके 3 चरण हो गए, पहला लेना, संवेदना लेना, सूचना बताना, एनालिसिस करना, और फिर उसको भेजना
एक्सॉन के माध्यम से। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। अब सेल बॉडी, अब न्यूरॉन ब्रेन में ऐसे पड़े हुए हैं कि सेल बॉडी ऊपर है, तो सेल बॉडी ऊपर है, उसको कॉर्टेक्स एरिया कहा गया, वहां पर सेल बॉडी है, यानी वहां पर न्यूक्लियस है, नहीं वहां पर वो है, हाँ न्यूक्लियस है, ठीक। अब नीचे की तरफ एक्सॉन है, तो एक्सॉन का रंग जो है आपको व्हाइट मिलेगा, तो एक्सॉन आपको बीच में मिलेंगे। लेकिन ये जो न्यूक्लियस, भाई आपने कहा कि ये न्यूक्लियस है हमारा, हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है हमारा, कहा ना हमने। तो न्यूक्लियस इसलिए कहा क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें ऑलरेडी वो न्यूक्लियस, वो सेल बॉडी मौजूद है, इसलिए हम लोगों ने इसको न्यूक्लियस कह दिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसलिए नीचे हम लोगों ने कह दिया। और हम लोगों ने कहा कि अगर आत्मा का कहीं निवास है, इसमें आत्मा में हम थंग में मारा, तो इस आत्मा का निवास अगर कहीं है तो वो हमारे न्यूक्लियस में है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमने कहा कि आत्मा ये पूरी है, ये थंब, लेकिन अगर आत्मा का निवास है तो वो हमारे कोर ऑफ द ब्रेन में है। कोर ऑफ द ब्रेन का ये है, बीच का, अंदर का, अंदरूनी हिस्सा जहां पर हमारे न्यूक्लियस बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब कभी आपको ऊपरी कॉर्ड, देखिए जनरल हेडेक हो रहा है, तो हेडेक माने यांग, हेडेक माने यांग, और यांग माने विशेष, सामान्य नहीं, विशेष ऊपर का भाग। क्यों विशेष ऊपर का भाग, कोई बताना चाहेगा? आइडेंटिफिकेशन उसी से होगा। यस, आइडेंटिफिकेशन उससे होता है। आइडेंटिफिकेशन इसी भाग से होता है, नीचे वाले भाग से बहुत कम आइडेंटिफाई हो पाता है। वो जनरल टाइप का है, ये विशेष टाइप का है। ये विशेष पहचान बताता है। आपके अगर चेहरा छिपा लिया जाए तो आप बता नहीं पाएंगे कि कोमल बालवानी कौन मैडम, सुदेश मलिक कौन है, लेकिन चेहरा में हम देख लेते, अरे तो कोमल बालवानी मैडम है, ये सुदेश मलिक मैडम है। ये जो पहचान है वो इस चेहरे के हाव भाव से, इन्हीं से होती है। तो इसलिए तो ये हम लोगों ने जनरल, तो जनरल हेडेक में हम लोगों ने कहा यांग टाइप का है नेचर, और इस यांग टाइप के नेचर में हमने कहा कि हमारा ऊपर की तरफ का होगा, यांग माने ऊपर। तो ये इसको वहां पर ट्रीटमेंट हमको करना है। ट्रंक हम लोगों ने देखा, स्पाइन, तो स्पाइन को हम लोगों ने देखा, दो पैर है हमारे, मिडिल फिंगर और रिंग। हमेशा प्रश्न आता है कि मिडिल फिंगर में होगा कि इंडेक्स फिंगर में होगा कि स्मॉल फिंगर में होगा। तो हमेशा आप कभी स्पाइन के डिसऑर्डर की बात करेंगे या कोई पैरों की बात करेंगे या ट्रीटमेंट की बात करेंगे पैरों के ट्रीटमेंट की, तो हमेशा आपको दो ही फिंगर मिलेंगे। कौन सा? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन्हीं में तो होगा, चाहे दायां हो चाहे बायां हो, लेकिन होगा इसी में। और अगर हाथों की बात करेंगे तो हाथ हमेशा या तो होंगे किसमें, या तो स्मॉल फिंगर में होंगे या इंडेक्स फिंगर में होंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आएगा, बहुत आएगा, देखिएगा आगे। तो ये हम लोग स्पाइन करस्पॉन्डेंस में पी सीड्स, हम कोई मटर चना कोई लगा देंगे और पूरे उसमें स्पाइन में लगा देंगे, तो हमारा ये लोअर स्पाइन जहां सर्वाइकल है वहां तो यहाँ लगा देंगे हम लोग थंब में, और जहां नीचे वाला है उसमें लगा देंगे। होल बैक इफेक्ट, अगर पूरा शरीर, पूरा बैक ही प्रभावित है तो देखिए चैनल बने हुए हैं। हम लोगों ने चैनल देखा होगा, हाथों में चैनल, देखिए सब चैनल है, एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, ये सब वही, उन्हीं चैनल्स में आप मेथी पट्टी बांध दीजिए तो आपको आराम मिल जाएगा, निश्चित रूप से दूसरे दिन आराम मिलेगा। आप करके देखिए। यूबी की ट्रबल्स होती हैं तो हम लोग किडनी और दोनों में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं कि किडनी इसको परिवर्तित करती है, द्रव्य का रूपांतरण करती है। इसको द्रव को, लिक्विड को, द्रव को, तरल को लेकर के वो रूपांतरित करके उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। उसका सही तत्व ले लेती है और उसको नहीं जाने देती, और उसको यूरिन में कन्वर्ट करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसको भेज देती है। जैसे वहां बाइल जूस कर रहा था, पित्त बना रहा था, बाइल जूस बना रहा था कौन? लीवर, लेकिन स्टोरेज के लिए भेज दिया था गॉल ब्लैडर में, वैसे किडनी ने बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, बट इसको भेज दिया स्टोरेज के लिए यूबी में, यूबी में स्टोरेज हो जाए और जब जरूरत होगी तो आप बाहर। तो इसलिए हमको जब भी कभी प्रॉब्लम होगी तो हमको दोनों में करना है, किडनी में भी करना है, किडनी पीछे है,
और किडनी के लिए हमेशा याद रखिए, कभी लेफ्ट राइट की बात आए तो देखिए हाथ को हमेशा ऐसे रखना है हम लोगों को, ऐसे। तो जब कभी किडनी, अब लेफ्ट किडनी देखिए, इसको देखिएगा हाथ को, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट किडनी हमेशा पीछे की तरफ यहाँ होगी ना, इस जगह पर होगी, तो ये लेफ्ट किडनी है। तो लेफ्ट किडनी में ट्रीटमेंट करना हो तो पहले इसको पकड़ लीजिए यहाँ से यहाँ, तो ये राइट में इधर दिखेगी, शरीर में जब यूं करेंगे तो राइट में दिखेगी, लेकिन होगी लेफ्ट वाली, और इधर वाली राइट वाली होगी, लेफ्ट वाली होगी। क्लियर? जो लेफ्ट में होगी वो राइट वाली होगी, और जो राइट में दिखेगी वो लेफ्ट वाली होगी। तो ये हमेशा सर बायलेटरल लगेगा ये? हाँ हाँ, बायलेटरल लगेगा, यस बायलेटरल लगेगा, दोनों में लगाइए। थैंक यू सर जी, ठीक है। तो ये हो गया टेल बोन। अब टेल बोन के लिए हम लोग केवल अभी हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, अभी हम लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना चाइनीज में। हम यहाँ बात कर रहे हैं सामान्य केवल करस्पॉन्डेंस की बात, तो हम लोग करस्पॉन्डेंस कोसिक्स में हम लोगों ने लगा दिया टेल बोन पर। टेल बोन पर केवल हम लोग लगा दिया पीसी लगा दिया, एक मटर का लगा दिया, एक चना का दाना लगा दिया, हमारा टेल बोन हमारा फायदा पहुंचेगा। ये कितना पहुंचेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन पहुंचेगा फायदा जरूर। क्लियर? एनएस स्पाइस डिसऑर्डर में देखिए, जहां पर एनएस बैक साइड में तो वहां पर ऊन लगा दिया, यहां पर हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर GV1 होगा। क्लियर? अगर चाइनीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो GV1 गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट, ठीक है। ठीक। ब्रीदिंग डिसऑर्डर, अब ब्रीदिंग हम सांस लेने के लिए कंट्रोलर हम मानते हैं कौन? लंग्स है, तो लंग्स में नॉर्मली तो लंग्स है, कभी कभी हार्ट होता है वो बात दूसरी है, लेकिन लंग्स की करस्पॉन्डेंस में अब लंग्स हम लोग जहां उभरा हुआ भाग है वहीं पे लगाना हम लोग को। उभरे हुए भाग है, देखिए इसको माउंट बोलते हैं, क्या कुछ माउंट बोलते होंगे ज्योतिष में, लेकिन माउंटेड जो पार्ट है वो वही लंग्स है। आप देखिए चेस्ट हम लोग का चेस्ट जो है नॉर्मली और शरीर की तुलना में कम होता है। अब वो बात दूसरी की, अब वो इतना डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं पाता है, इतना पोल्यूशन है, इतना वो है, तो वो आदमी जो है पेट निकल आता है पहले, क्योंकि खाना पीना स्वस्थ हो गए तो खाना पीना खूब हो गया, तो स्टमक पे हम लोगों ने जोर देना शुरू कर दिया, तो स्टमक एब्डोमेन जो है वो फैलता चला गया और सांस लेने वाले नहीं। तो अदरवाइज देखिए आपका चेस्ट जो है ऊपर होना चाहिए और स्टमक नीचे होना चाहिए, तो लंग्स के करस्पॉन्डेंस में आप लगा देंगे। पल्पिटेशन हार्ट से संबंधित हम लोग जानते हैं, तो हार्ट के करस्पॉन्डेंस में देखिए करस्पॉन्डेंस, ये चित्र में कहीं इधर उधर हो तो आप भ्रमित मत होइएगा। आप लोग भी अपना कई किताब पढ़ रहे होंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि यही किताब है, तो किताबों के आधार पर अपना हार्ट वागर जहां पर देख करके आपका करस्पॉन्डेंस है, अगर वहां पॉइंट होगा तो आप हल्के से वहां पर आपको पेन, हल्का सा पेन मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग कई तरीके से सीखेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग उसमें करा रहे हैं। इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, अपच, बिचली, उल्टी, लीवर, देखिए कल बात हो रही थी मैडम, नोजिया की बात हो रही थी। देखिए नोजिया वोमिटिंग में हमेशा लीवर को मानते हैं। अगर नोजिया वोमिटिंग वाला ना हो, इंडाइजेशन केवल हो, तो नॉर्मली स्टमक को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन अगर नोजिया का कंसेप्ट आ जाता है तो हम लोग लीवर को भी मानते हैं। तो भले स्टमक में आप कभी लगाएं, लेकिन लीवर पे जरूर लगाएं, लीवर गार्ड पे जरूर लगाएं। ये उसका, ये देखिए इसमें भी बना हुआ है indigestion, but it is associated with nausea and vomiting, then liver and gallbladder should be used. Okay, देखिए वहीं पर जहां पर करस्पॉन्डेंस है, राइट साइड में आएगा तो राइट साइड में हो जाएगा। आप चाहें इनमें क्या गलती है तो बता सकता है, इन चित्रों में कुछ गलती आपको नजर आ रही है? सर जैसे सर ट्रायंगल लीवर होना तो इस चाहिए कॉर्नर में सर। रहेगा, इस कॉर्नर में लीवर रहेगा, नहीं पाम के कॉर्नर में। वो छोटी सी उस पर नहीं ध्यान दे रहा हूँ, और ध्यान दीजिए बड़ी चीज पे ध्यान ट्रायंगल जो है ना वो गलत बना है सर, है। ट्रायंगल सर गलत बना है। इसके बियॉन्ड बोलिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि ना थंब के साइड में होना चाहिए, थंब के साइड में लीवर राइट साइड में है, तो राइट इसको अगर राइट हैंड पे लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट राइट हैंड पे होगा, तो वो दिखा सकते थे ये लोग।
यस, इस पर ध्यान मतलब देखिए उन्होंने तो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हमको सीखना क्या है, हमको हमारा पहला सेंटेंस है कि प्राइमरी करस्पॉन्डेंस हम वी शुड यूज प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। तो हमारा पहला धर्म बनता है कि हम प्राइमरी करस्पॉन्डेंस लगाएं, जब कभी इसमें ना हो तो हम सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस हो जाए। तो ये चूंकि लीवर गॉल ब्लैडर राइट में है, इसलिए हमको राइट का दाहिना हाथ लेना चाहिए। हमारे दो हाथ है ना, तो जो दाहिने तरफ बिल्कुल तय है उसको उसी उसमें लीजिए। जो तय नहीं है, जैसे हार्ट हल्के से लेफ्ट की तरफ है तो हम हल्का से बोलते हैं ना कि लेफ्ट, तो लेफ्ट हो गया। स्टमक हमको हल्का सा लेफ्ट बोलते हैं तो लेफ्ट हो गया। लेकिन हम बोलते हैं अपेंडिक्स राइट में है तो अपेंडिक्स राइट में, गॉल ब्लैडर राइट में है राइट में, लीवर राइट में है राइट में। ये मेरा कहना है। क्लियर? ये चित्रों में समझाया गया है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिया गया है। तो ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस के रूप में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी करस्पॉन्डेंस में अगर हम लोग करेंगे तो बेटर होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। माइग्रेन हेडेक लीवर गॉल ब्लैडर, वही माइग्रेन। देखिए माइग्रेन का कंसेप्ट वही है कि अभी आगे चल के आप पढ़ोगे कि लीवर हमारा जैसे एक वुड होता है ना, इधर भी हिला लो, इधर भी हिला लो, इधर भी कर दो, इधर भी चल। बांस से आप समझे, बांस को बाएं तरफ दाएं तरफ इधर उधर झुकाते रहते हैं ना हम लोग। वृक्षों की शाखाएं भी ऐसे घूमती है ना, याद करिए, जब बंदर उसमें उछलते हैं तो शाखाएं इधर जाती उधर जाती इधर जाती उधर जाती। वैसे ही हमारा लीवर है, लीवर वुड का है ना कैरेक्टर, वुड के कैरेक्टर को रखेगा ना, तो लीवर क्या करता है, अपनी एनर्जी कभी कभी जो इस मार्ग में जा रहा होगा उसके बियॉन्ड चला जाता है, बाएं दाएं चला जाता है। तो इसलिए लीवर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत चीजें क्रिएट कर देता है। माइग्रेन क्रिएट कर देगा, स्पिन को कंट्रोल कर लेगा, स्पिन को डांट डपट करके मतलब कमजोर कर देगा। ये सब उसके कैरेक्टर है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर से। तो माइग्रेन के लिए अधिकांशतः जिम्मेदार लीवर को माना गया है, लीवर गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर को हम लोगों ने क्या कहा था अभी, सर का ताज। तो सर का ताज मतलब कि जब भी कभी इस एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो गॉल ब्लैडर पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में है। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ नहीं कह रहे हैं, बट देयर रिलेशनशिप पेयर ऑर्गन है। तो इसलिए दोनों पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। गुस्सा आपको आ रहा तो लीवर पर ध्यान देना चाहिए। गॉल ब्लैडर बहुत गुस्सा आ रहा तो बहुत, अगर बहुत तेज है तो गॉल ब्लैडर, लीवर की अग्नि तत्काल आउट बर्स्ट ऑफ, वो तो गॉल ब्लैडर। तुरंत गुस्सा आया और फिर ठंडा हो गया कि मैंने चाय पिलाओ, तो गॉल ब्लैडर। और लीवर का गुस्सा धीरे धीरे चढ़ सकता है। गुस्सा है, गुस्सा माने देखिए ऐसा मत सोचिए कि क्रोध खराब चीज है। हमेशा क्रोध, अगर अन्याय के विरुद्ध आप क्रोध नहीं करोगे तो बेकार है आपकी लाइफ, है ना। क्रोध ऐसा मत सोचिए कि ना डर ना क्रोध, ये सब चीजें कोई निगेटिव नहीं है, ये सब पॉजिटिव है। डर समाज का डर नहीं होना चाहिए, खराब काम करने का डर नहीं होना चाहिए तब। तो ये ऐसा मत सोचिए कि डर माने बहुत डर, निर्भीक कहते हैं कि किसी को मारने लगे, निर्भीक है ना। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन दुस्साहसी हो तो बेकार हो जाएगा। बैलेंस रहिए ना। तो ऐसे सारे जो हमारे कैरेक्टर बने हुए हैं या सारे हमारे इमोशंस हैं, ये सब पॉजिटिव है। इनका जो अतिशय होना या कम होना वो हमारा दर्शाता है कि हमारा डिसबैलेंस है। ठीक, तो लीवर हो गया, फैटी लीवर। फैटी लीवर में देखिए, लीवर के तीन उसी में हॉरिजॉन्टली उसको लगा दिया गया है और तीनों पर गॉल ब्लैडर स्टोन्स का वहीं पर गॉल ब्लैडर के स्थान पर पीसी लगा दिया गया है। सब करस्पॉन्डेंस पर आधारित है, लेकिन पढ़िए जरूर और लगाइए जरूर। बैग पैक करो सर, अपन बैग पैक करो। नहीं वो कह रहा मुझे बैग छुए तो कहीं हमारा पैसा चुरा ली। यही मेरे तुम्हारा बैग सब छुए डरते हैं। मैडम आपकी बातें सब सुन रहे हैं। छील के देना या फिर साफ होता है ऐसे धुल धुल के। लेकिन मैडम का फोकस नहीं है ना वहाँ पर। 5 मूली ले लो, मूली नहीं है।
नाम लेके बोलिए। राम गोपाल सिंह से जो मैडम है वो अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, रानी। हो गया म्यूट कर लीजिए। हमारा नहीं, हो जाएगा कौन है? हमें नहीं मालूम। हो गया ना? हो गया तिवारी? हो गया होगा, म्यूट हो गया। भाई तिवारी जी, हमारा ये काम हमको नहीं आता है। अब हम करते तो कहीं हम सोचते हमारा गवर्न न चला जाए। ठीक सर, हो गया कर लिया। एपेटाइट एक्सेस लेक्स, अगर भूख स्टमक का है तो करस्पॉन्डिंग, भाई आप खाना खाते हैं तो भोजन स्टमक के लिए है, तो स्टमक के लिए उस पर वही लगा दिया गया है कि आपको कम और अधिक खाते हैं तो ये है। एसडीटी के लिए हम लोग मान रहे थे क्या स्टमक में लगाइए, लेकिन बाद में धीरे चल के जब बहुत बढ़ जाए और नोजिया फीलिंग होने लगे तो आपको लीवर पे भी लगाना चाहिए। ठीक है। पेट में जलन HCl की वजह से है, ये भी समझ रहे हैं। पेन डिस्कम्फर्ट इन स्टमक एरिया, फिर वही स्टमक पे आप लगा देंगे। गैस्ट्रिक, गैस कहाँ से बनेगी? पहला HCl, फिर स्टमक। कितना स्टमक की इंपॉर्टेंस है? वीकनेस, कमजोरी। अब देखिए यहाँ पर स्प्लीन आया, ये कहाँ का स्प्लीन का किसका कैरेक्टर है? कहाँ से आया, लाया गया है स्प्लीन को? ये हमारा चाइनीज दर्शन से आया है ना सर। फूड को फूड की में कन्वर्ट करती है स्प्लीन। यस, इसलिए पहला राइट वही है उसी का कि भाई जो आपके पास किडनी में एनर्जी है वो तो है ही है, जो आपको ऊपर से एनर्जी मिलती है लंग्स की 2-2 घंटे में वो सब मिल रही है, लेकिन आपको स्प्लीन के अंदर जो भोजन ले रहे हैं उससे पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कमजोरी आ जाएगी। तो पहली कमजोरी महसूस हो तो पहला स्प्लीन। दूसरी, कोई आप कल तक ठीक थे, खाना भी ठीक से खाए थे, आज आपको अचानक कोई गड़बड़ हुई तो लंग्स के ध्यान दीजिए कि लंग्स की एनर्जी कमजोर तो नहीं हुई, जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि इसको कहीं नोट कर दें, एक एक लाइन नोट करेंगे तो भी काम चलेगा कि वीकनेस के लिए स्प्लीन पहले सबसे पहले लगा दीजिए। इजली टायर्ड, फटीग, फिर वही देखिए स्प्लीन। अचानक आप थक जाते हो, अरे भाई आप यंग आदमी हो, क्यों थक रहे हो? तो स्प्लीन नहीं, भोजन भी ठीक से कर रहा हो तो स्प्लीन कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है, वो ट्रांसफॉर्म ठीक से नहीं कर रही है। ब्लड डिसऑर्डर, देखिए ब्लड डिसऑर्डर के लिए क्यों, उसके लिए भी वही है स्प्लीन, वो उसकी भूमिका वही, ये भी चाइनीज दर्शन से है। तो हम लोगों ने सारे को मिक्स किया, वैसे में सोचे। प्रोलैप्स हमको स्प्लीन को होल्डिंग कैपेसिटी रखी गई है, तो हम लोग स्प्लीन पर लगा रहे हैं। आयुर्वेद में हम लोग को यही काम वायु करता है, लेकिन हम लोग स्प्लीन, देखिए स्प्लीन पर अधिक रिलाई कर रहे हैं, स्प्लीन करस्पॉन्डेंस हम लोग लगा रहे हैं। इंडाइजेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या हम लोग का है? पैंक्रियाज में। देखिए मेटाबॉलिक के लिए अभी तिवारी जी ने बहुत विस्तार से बताया था, या और दूसरे लोगों ने बहुत विस्तार से बताया कि जब ऊपर से आता है बाइल जूस, तो बाइल जूस ड्यूडेनम में आएगा, तो ड्यूडेनम में कहाँ से आएगा? उसके पहले बाइल डक्ट से आएगा, बाइल डक्ट से आगे पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलेगा, मिलने के बाद जाएगा, और वो फिर ड्यूडेनम में एक जगह स्फिंक्टर होगा, एक द्वार होगा, उस द्वार से जाएगा होगा। तो यहीं पर मेटाबॉलिज्म सबसे अधिक होता है, यही पाचन क्रिया सबसे अधिक होती है। इसीलिए इंडाइजेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार पैंक्रियाज है, तो उस पर लगा दिया है। पैंक्रियाज के डिसऑर्डर में वो पास में होता है, स्प्लीन के पास ही होगा। इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट है, आप समझ रहे हैं कि इंटेस्टाइन में लगाना है, तो इंटेस्टाइन कहाँ है? SI है भाई। डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो पहले आपको वही देना है ना, SI पर। फिर फूड नॉट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब, भोजन ठीक से नहीं हुआ तो SI। भोजन के पाचन और एब्जॉर्प्शन का काम सबसे अधिक किसका? 90% तो SI, 10% आपका LI, तो इसलिए 90% लगा दिया। वर्म्स, कीड़े हो तो क्या करेंगे? हम लोग बहुत देखते हैं, 0 टॉलरेंस रेट हम लोग कहाँ लगाते हैं? LI SI, और स्टमक में तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं, लेकिन LI SI, वर्म्स कीड़े कहाँ होंगे? दोनों जगह पर। LI पे, मेन LI पे होंगे, लेकिन वो कंट्रोल करेंगे LI SI दोनों को, क्योंकि कभी कभी अपेंडिक्स को हम लोगों ने पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस। तो वो वर्म्स जो है इन सबको करस्पॉन्ड उसके लिए कंट्रोल करने के लिए LI SI पर हमको लगाना है। LI SI देखिए बना हुआ है, LI SI के चारों भाग बने हुए हैं। SI को बिल्कुल बीच में रख दिया गया। LI के 4 भाग, 4 भाग कौन कौन है हम लोग के?
नंबर 1 ascending colon, गुड, असेंडिंग, transverse colon, descending डिसेंडिंग, और sigmoid colon। चार पॉइंट है उसके, तो चारों पॉइंट पर लगा दिया गया, मोड पर लगा दिए गए सब। स्प्लेनिक फ्लेक्शन, इधर पहले हमारा लीवर वाला है ना, हिपैटिक फ्लेक्शन, उधर स्प्लेनिक फ्लेक्शन हो गया, और फिर वो लास्ट में जो आया ना, तो जैसे नीचे सिग्मॉइड कॉलम की तरफ, तो वहां पर एक पॉइंट लगा दिया गया, और सब नीचे असेंडिंग में लगाइए, 4 पॉइंट लगा दिए गए। अपेंडिक्स के पास जहाँ इलियोसिकल वाल्व होता है, चारों जगह लगा दिया, हम लोग ठीक हो गए। और ये करिए, आपके अच्छे रिजल्ट है इससे। मोशन बावस, सर क्या लगाया जाएगा यहाँ पे? मेथी, मटर, मटर लगाते हैं 5 बड़ी जगह ना, जहाँ बड़ी जगह है वहां पर मटर और चना, और जहाँ छोटी जगह है वहां मेथी। यहाँ पर तो बड़ी जगह बन जाती है सर, ना, मटर लग जाएंगे। तो बड़ी जगह हाथ में है, ठीक। मोशन साफ न होना पर एलआई, मोशन साफ नहीं हो रहा तो एलआई जिम्मेदार है, तो एलआई पे वही देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स। अपेंडिसाइटिस देखिए, अपेंडिक्स बिल्कुल देखिए, छोटी उंगली और रिंग फिंगर दोनों के बीच में है, वहीं पर जस्ट यहीं पर आएगी, यहाँ पर ये हार्ट के पॉइंट पे है ना सर? है? वाला पॉइंट है ये अपेंडिक्स का पॉइंट है। अपेंडिक्स एलआई के बगल में होता है ना, एलआई का पहला पॉइंट है, पहला पार्ट है ना ये अपेंडिक्स। तो राइट देखिए, आपको हाथ क्यों करिए ना, तब मैं समझ में आएगा ना। ये तो ऐसे बना हुआ चित्र, लेकिन आपको हाथ यूं बनाना पड़ेगा। सर इसमें जो पेट ठीक से साफ नहीं होने वाला था सर, एक बार फिर से समझा पाएंगे? हाँ ठीक। मोशन बावेल्स नॉट प्रॉपर, पेट का पूरी तरह साफ न होना, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारे पास एक ऑर्गन है जो पेट, देखिए एक ऑर्गन है लंग्स, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। उससे कुछ लिक्विड भी निकल जाता है, तो गैस और लिक्विड के लिए वो जिम्मेदार हो गया। दूसरा हुआ उसी का सहायक अंग, मतलब पेयर ऑर्गन में कह लीजिए, सहायक नहीं, पेयर ऑर्गन में एलआई रखा हुआ है। एलआई भी यही काम करता है। एलआई आपके जितने भी टॉक्सिन को, मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, आपने खाना खाया तो कुछ चीज सार को तो गह लिया एसआई ने, और फिर कहा भैया बाहर निकाल दो, तो बाहर निकालने काम, जैसे कूड़ा आपने निकाल दिया ना, आपने अपने घर में केला, आपको सब्जी लाते हैं तो सब्जी में आप काटते हो, और काटने के बाद जो बाहर वाला छिलका है वो आप डाल देते हो, और दूसरे दिन डस्टबिन में लगा करके डस्टबिन में बाहर रख देते हो कि भैया ले जाए कोई आदमी। तो ये जो काम कर रहे हो, यही काम हमारा एलआई कर रहा है, वो डस्टबिन को बाहर निकाल के फेंक दे रहा है, वही काम पेट का पूरी तरह साफ होना एलआई पर जिम्मेदारी है। अगर वो पेट को साफ नहीं करे तो आपकी जो एनर्जी है वो कहीं निगेटिव एनर्जी में होगी। अगर आप कूड़े को 15 दिन कूड़ा आपके घर में रखा जाए, तो आप बताइए, केले का छिलका, आम का छिलका, किसी फल का छिलका, तो क्या होगा, सड़ांध होगा ना। वैसे ही शरीर के अंदर सड़ांध होगी। तो इसलिए अगर मोशन ठीक से नहीं हो रहा है तो हमको एलआई, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के करस्पॉन्डेंस पर, ये 4 पॉइंट है, यहाँ पर आपको चना मटर लगा देना है, ठीक मैडम? थैंक यू सर। अब अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होने को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। जहां आइटिस लिखा हो, इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन है कोई, तो कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई संक्रमण हो गया, तो उसके करस्पॉन्डेंस यहीं पर आएगा। देखिए यहाँ पर यहीं से शुरू होगा ना, जी एलआई शुरू यहीं से होगा, तो इसे लार्ज इंटेस्टाइन यहीं शुरू होगा, तो इसकी करस्पॉन्डेंस पर आप अपेंडिक्स लगा देंगे। कोलाइटिस भी जिम्मेदार किसके लिए होता है, एलआई पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर, तो वहां भी वही लगाना है। यस, उसमें कोलाइटिस में वही है। 4-5 रोगों का इलाज एक ही में है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसमें देखिए पेट की परेशानी, तो हम लोग पेट कहते हैं लेकिन एब्डोमेन है, ठीक है। पेट माने स्टमक, पेट माने क्या होता है, आमाशय। हम लोग आमाशय कहें तो ठीक है, तो आमाशय माने आमाशय, तब उसको स्टमक बोलेंगे। और फिर पेट माने एब्डोमेन पूरा, तो उस एब्डोमेन में अगर कोई परेशानी है तो वहां पर कौन कौन सा ऑर्गन है, ये बताइए। पेट में आपके नाभि के आसपास कौन कौन से ऑर्गन है? सर छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट आ गया सर, चारों तरफ घेरे हुए हैं, और छोटी आंत,
अंदर है, यही तो है। तो SI LI दोनों पर लगा दिया, वही 5 पॉइंट। अब यूरिन रिटेंशन इम्प्रॉपर न होने पे तो केवल एक ही वही है, यूबी के करस्पॉन्डेंस पे आपने लगा दिया। किडनी स्टोन में है तो किडनी स्टोन में ये तो अब ये सामान्य उसके लिए है, ये किडनी के और यूरिनरी ब्लैडर के दोनों पर लगा दिया। कि किडनी से अगर नीचे उतरे तो यूबी भी न रुक जाए, आगे निकल जाए, इसलिए वहां भी लगा दिया गया है। ठीक है। ब्लडी स्टूल, अब मतलब ब्लडी स्टूल तो इसमें क्या हुआ, रक्त युक्त मल, तो रक्त कैसे आएगा, तो 3 चीजें हैं। तो LI SI NS तीनों के करस्पॉन्डेंस लगा दिया। आप स्टमक में भी ले सकते हो, आप स्टमक को भी ले सकते हो। आप ब्लडी स्टूल में देखो तो स्टमक SI LI NS 4 के करस्पॉन्डेंस पर आप लगा दीजिए। इसमें स्टमक भी और ले लीजिए बस, क्योंकि वो भी कारण हो सकता है। ब्लड इन यूरिन यूबी के करस्पॉन्डेंस, यूबी मतलब यूरिन में ब्लड आ गया तो यानी कोई यूबी में कोई इंफेक्शन हो गया या कोई स्टोन आ गया, तो उसके लिए यूबी करस्पॉन्डेंस में हम लोग मटर का और चने का दाना लगा देंगे। यूट्रस डिसऑर्डर में देखिए, यूट्रस में देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा और अंदर और ऊपर की तरफ होना चाहिए, और मतलब उंगली की तरफ पास होना चाहिए। यहाँ ओवरी वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये ओवरी के ये जो है ये वाला, जब अभी बिल्कुल वहीं पे लगाइए, और ऐसे 3, एक शुरुआत में, ये 2 बाद में आएंगे। तो ये यूट्रस और 2 ओवरी, ओवरी ऊपर की ओर आएंगी, मतलब हथेली की तरफ आएंगी, और यूट्रस और करीब जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूर है। तो CV1 पे समझ सकते हैं सर, CV1 से भी। हाँ हाँ ठीक ठीक वही है। थोड़ा मतलब 3 ट्रायंगल पूरा बना दीजिए तो हो जाएगा जी। ट्रायंगल देखिए बना हुआ है, देखिए यहाँ बना हुआ था। ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये आपका वो है ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट है। यहाँ से तो ये वाला यहाँ से, ये फिम्बरी है जो उसको पकड़ लेती है, ओवा को यहाँ पर ले जाती है। ये उसका स्थमस है, यहाँ पर ये वो है। ठीक है, एनीवे हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले 7वें 8वें में, 6वें में, 7वें में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट डिसऑर्डर, प्रोस्टेट डिसऑर्डर के लिए प्रोस्टेट का पॉइंट पे है, उसमें लगा दीजिए। इन्फेक्शन ग्रॉइन एरिया, इनमें यूबी करस्पॉन्डेंस लगा दीजिए। अधिकांशतः यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से कोई है, इसलिए कह रहे हैं। बाएं हाथ पैर में लेफ्ट आर्म डिसऑर्डर, बाएं हाथ में, तो ये वहां से सिद्धांत लिया गया है। लेफ्ट IF, लेफ्ट आर्म है तो एक तो ये नॉर्मल है, हमारा करस्पॉन्डेंस का लेफ्ट IF लगेगा, है ना। तो यारे जी इसमें वो करस्पॉन्डेंस है, वो वाला नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, ये करस्पॉन्डेंस पर है। लेफ्ट शोल्डर, वही एक प्रश्न आया था, कोई कह रहा था ना कि मान लीजिए हमारे अंगूठे का इलाज कहाँ पर होगा, अंगूठे में कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज कहाँ करें। हमारे बाएं अंगूठे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ करें इलाज। गुड, दाहिने अंगूठे पे सर। गुड, नहीं गुड, अनिशा मैडम ने बोल दिया। इंडेक्स फिंगर में, यही तो हाथ है, बायां हाथ तो यही है। कंफ्यूज मत होइए। थंब ये जैसे ये वाला है वैसे सारा उंगली है, तो सारी उंगलियों का कोई इलाज, किसी उंगली में कोई इलाज, कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ करेंगे। बाएं हाथ की किसी भी उंगली में इलाज होना हो, बाएं हाथ की किसी भी अंगुली में कोई इलाज होना हो तो किस उंगली में होगा। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में। हाँ ये पूरा हाथ है ना, तो ये हाथ में भी भाग है, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। तो थंब भी है, एक उंगली है। इंडेक्स फिंगर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो इंडेक्स फिंगर में इलाज होगा। मिडिल फिंगर में कोई हो तो मिडिल फिंगर में भी इंडेक्स फिंगर में इलाज होगा। रिंग फिंगर में, बाएं हाथ के रिंग फिंगर में होना हो कोई प्रॉब्लम तो इंडेक्स फिंगर में इलाज होगा। और आपका स्मॉल लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में कोई हो तो आपका इसी में इलाज होगा। बस यही समझना है, ठीक।
तो ये हम लोग वाले फ्लैंजेस में होगा, हैं? दूर फ्लैंज है, एंड हाँ। वाले फ्लैंज में बस होगा, हाँ बुझने चलिए, ये वाला हमारा डिस्टल- वो आ गया, कलाई आ गई, डिस्टल फ्लैंजेस। ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस किताब को पढ़ेंगे। नहीं सर, तो यदि थंब में प्रॉब्लम है तो फिर थंब में इलाज देंगे ना, इंडेक्स फिंगर में क्यों देंगे सर? हाँ सरिता मैडम, ऐसा है ना, हम लोग करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी और किसी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। हम लोग अगर करस्पॉन्डेंस में इस हाथ में इलाज देना हो तो किस में देंगे? बाएं हाथ का है, बाएं हाथ हमारा है, इसमें इलाज देना हो तो कहाँ देंगे? आप अपना हाथ देखिए, हाथ को ये रखिएगा, हाथ को ये रखिए, अपना हाथ को ये रखिए, समझ जाइए कहाँ पे देना है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ही आ रहा है सर। नहीं सरिता मैडम बोलो। इंडेक्स फिंगर आएगी क्या सर लेफ्ट हैंड की? सरिता प्लीज, सरिता मैडम, जी सर। इस हाथ में, लेफ्ट हाथ है हमारा, लेफ्ट हाथ में कोई ट्रीटमेंट देना हो तो किस उंगली में देंगे? करस्पॉन्डेंस बोल रहा जी हूँ। सर, हाँ सर, वो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में। तो अब ये हाथ का कोई भाग हो, चाहे टाइम लगेगा ठीक होने में। चाहे कोहनी हो, मैडम वीडियो ऑन कीजिए ताकि साफ साफ दिखाई दे। आप दिख नहीं रही हैं, केवल आवाज से काम नहीं चल पा रहा है। वो अरे सरिता मैडम जो खाना बना रही होंगी, इसमें अब मत बुलाइए। तो सरिता मैडम, इसको कंधे में हो, कोहनी में हो, कलाई में हो, अंगूठे में हो, इंडेक्स फिंगर में हो, मिडिल फिंगर में हो, रिंग फिंगर में हो, स्मॉल फिंगर, किसी में हो, किसी में देना है। जी सर। उसी तरह दाहिने, सुन लीजिए, दाहिने हाथ में हो, दाहिने हाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम किस में देंगे? राइट इंडेक्स फिंगर में। दाहिने हाथ में हो तो राइट इंडेक्स फिंगर में देंगे। जी सर, क्लियर सर। दाहिने हाथ में हो तो राइट, ऐसे करेंगे ना, राइट इसमें देंगे। अगर प्राइमरी करस्पॉन्डेंस हो तो इसमें देंगे, इसी में देंगे, दाहिना है तो इसमें देंगे। यस सर। अब सुनिए, कंधे पे हो, कलाई, वो कोहनी में हो, कलाई में हो, दाहिने अंगूठे में हो, दाहिने इंडेक्स फिंगर में हो, दाहिने रिंग फिंगर में हो, दाहिने वो मिडिल फिंगर में हो, दाहिने रिंग फिंगर में हो, दाहिने स्मॉल फिंगर में हो, सब में इलाज हमको देना है राइट इंडेक्स फिंगर। ये बिल्कुल किसी को गलत नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि थंब में इलाज हो, कब कहाँ दे, हाथ पाँव फूल गया, थंब में इलाज कहाँ से, थंब में इलाज? अरे भाई, हाथ का पार्ट है, दाहिने हाथ का पार्ट है, दाहिने हाथ का है। साफ साफ पूछ रहा कि दाहिने हाथ का इलाज कहाँ होगा, बस। क्लियर? अब क्लियर हो गया सबको? यस सर, क्लियर हो गया। हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए। आंख बंद करिए, यस। तुरंत बोल दीजिए। दो ही देखिए, लेफ्ट का लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, राइट का राइट इंडेक्स फिंगर, कुछ नहीं कह रहा है, कुछ कही नहीं रहा, सिंपल सी बात हो रही है। ऐसे हमेशा याद रखें। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने ज्ञान को, ज्ञान के भंडार को आगे ट्रांसफर करें। उलीचना है जिसको बोलते हैं, उलीचने से क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा, सामने वाले का बढ़ेगा। ज्ञान केवल ऐसी चीज है जो जितना चोरी करिए, चोरी कराइए, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। पहला धन है जो कम नहीं होगा और बढ़ता जाएगा, उसका भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, है ना? तो ऐसे करिए और तब खेमका सर के सपनों को पूरा करना हम लोगों को। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न उत्तरी वाला करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर और बेसिक के लिए लाभदायक होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू सर।